रिप्लाई करो, कंफर्म करो। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। यस सर। आवाज नहीं आ रही ना? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, तो ये लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे भाई? वृद्धि सर अभी सिर्फ नव्या आई है। हाँ, नव्या रिप्लाई करो जरा। स्पीकर चालू है तुम्हारा? यस सर। ठीक है। एक्चुअली ये लेट स्टार्ट हो रही है, सिर्फ एक ही मीटिंग ले पाऊंगा आज मैं। देखिएगा, कल मैं एक्सरेज के बारे में बात कर रहा था। डीपली क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट को 4 to 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। ये कैथोड है, ये एनोड है। और कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और फिलामेंट का पोटेंशियल VF है। लिखते जाइए अब। इफ द लीजिए voltage of filament across is VF. If VF increases, अगर मैं फिलामेंट के पोटेंशियल को बढ़ाऊं, if VF increases, then current in filament increases. फिलामेंट में करंट बढ़ेगी और फिलामेंट में करंट बढ़ेगी तो हीटिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे कैथोड से दे विल इंक्रीज। और जब ये इलेक्ट्रॉन, अरे यार वो सुनो, नव्या से बोल दो, सॉरी श्रद्धि से बोल दो स्टार्ट कर दो। मैंने गलती से 5 मिनट का वेट करने के लिए बोल दिया था। हेलो, उसको 5 मिनट का गलती से वेट करने के लिए बोल दिया था। हेलो श्रद्धि, आवाज आ रही है? श्रद्धि, आवाज आ रही है? यस। हाँ, फिर सुन लो। ये एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जेई में काफी पूछे जाते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। ये हमारा कैथोड है, इसके पीछे फिलामेंट है। कैथोड का गर्म होना डिपेंड करता है फिलामेंट पे कितनी करंट है। फिलामेंट में करंट स्ट्रांग होगी तो ये कैथोड ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो ज्यादा होंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच रीचेस ऑन प्लेट, यानी पॉजिटिव प्लेट पर जो पहुंचेंगे वो ज्यादा होंगे। अब करंट जो है फिलामेंट में डिपेंड करेगी फिलामेंट के पोटेंशियल पे। इस पर डिपेंड करेगी फिलामेंट के पोटेंशियल पे। अगर मैं फिलामेंट के पोटेंशियल को बढ़ाऊं तो फिलामेंट करंट बढ़ेगी। फिलामेंट के करंट बढ़ने से कैथोड का हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे बढ़ेंगे। लेकिन जो इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, यानी हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। और आप जानते हो कि लैम्डा कट ऑफ एक्सरेज वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। तो कट ऑफ पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा पहुंचने से ज्यादा एनर्जी इस प्लेट पर पहुंचेगी, ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रीचिंग। कट ऑफ पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज बढ़ जाएगी। नहीं समझे? तो टोटल एनर्जी का 1% अगर एक्सरेज में कन्वर्ट हो रही है तो 1% बढ़ गया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो एनर्जी बढ़ गई ना। क्लियर हुआ? यस सर। अरे क्लियर हुआ? यस। हाँ, ध्यान Yes, sir. इस चीज को जो नोट करना है नोट करते रहना। तो ध्यान रखिए, ये लैम्डा कट ऑफ, ये लैम्डा कट ऑफ, ये लैम्डा कट ऑफ जो है ये उन इलेक्ट्रॉन्स की है जो टारगेट मटेरियल से टकरा रहे हैं, यानी कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सरेज को एमिट कर रही है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? ये कंटिन्यूअस एक्सरेज के लिए है। किसके लिए है ये? किसके लिए है? ये लैम्डा जो कंटिन्यूअस Continuous स्पेक्ट्रम आता, X-ray. जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है वो उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराते हैं। समझ में आ रहा? लेकिन जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं दे कम्स फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ द एटम ऑफ टारगेट मटेरियल। लिख लीजिएगा, while the characteristic X-rays are due to the transition of electrons of target material। क्लियर था? कल क्या कल क्लियर था?
अरे कल लिख लिया था क्या? नहीं Yes, sir. कल लिखवाया तो था, मैंने कहा था करेक्टरिस्टिक एक्सरेज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट एटम और कंटिन्यूअस एक्सरेज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर स्ट्राइकिंग ऑन टारगेट। कल लिखवाया था शायद मैंने। सर तो एक्चुअली अपन ने Yes, sir, हाँ। ये सब उसमें इतना सा पार्ट लिखा था ठीक है। कि जब वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है देन वैकेंसी इज क्रिएटेड एंड देन इट ट्रांजिट्स इन द K shell, so particular line spectrum is obtained. हाँ सुनिएगा, एक्चुअली बोर्स मॉडल में कुछ शॉर्टकमिंग है। बोर्स मॉडल में उसने क्या कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है, जो MVR होता है, वो NH/2π होता है। नहीं बताया था उसने? MVR = NH/2π बताया था नहीं? Yes, sir. लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग के साथ साथ स्पिन भी करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन Spin भी ऑर्बिटिंग करता है. करने के साथ साथ स्पिन भी करता है, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। और Yes, sir. और बोर्स ने वो चीज नहीं ली है, तो बोर्स के कारण जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है दैट इज इनएक्यूरेट, यानी गलत है वो। दूसरी बात है, ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वेरीफाई नहीं करता। इसने एक पोजीशन और वेलोसिटी को यानी मोमेंटम को एक पोजीशन पे माना है, विच इज इम्पॉसिबल। क्लियर है? दीज आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. हेलो, आप लोग बोले समझ में आ रही है? तो ये शॉर्टकमिंग्स है Yes, sir. बोर्स मॉडल। ये हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं कर पाया वो। उसने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक जगह माना है और वेलोसिटी को भी एक जगह माना है, जबकि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी कहती है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी पोजीशन। सही है ना? क्या होती है, लेस और इक्वल टू या Yes, ग्रेटर sir. और इक्वल टू? Greater than ग्रेटर और equal इक्वल to टू NH/4π. H/2π, ये होता है शायद, है ना? सर 4π होता है. 4π होता कंफर्म? क्योंकि मुझे एक्चुअली ये रटने वाली चीज है, अब केमिस्ट्री में होता है शायद ये। केमिस्ट्री 4π होता है या 2π होता? क्यों? मुझे थोड़ा याद Sir, कम है। 4π कंफर्म? yes, sir. तो ठीक है। Yes, एच sir. अपॉन नहीं, इसको कई कई जगह ऐसा भी लिखते ना लोग, एच ये चीज। सर H अगर cut वो by 2 अपॉन pi. 2π लिखेंगे तो वो h बार हो जाएगा. अरे एच, ये इसको ये H/4π होता है ना, इसको हम H/2 लिख सकते क्या? ये है क्या? हाँ sir. हाँ सर. ठीक है, तो याद करने वाली चीज है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का। ठीक है ना? उसने पोजीशन के लिए वेव माना है और ये माना है कि मतलब जैसे वेव फंक्शन में बहुत सारी वेव मिले तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, ऐसा एक पल्स टाइप का है। तो जहां पर एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है वो पोजीशन, वहां प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल मैक्सिमम होगी। समझे ना? हेलो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे यस समझ में आ सर. रहा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? यस हेलो, सर. डेल्टा एक्स और Yes, डेल्टा, sir. हाँ तो हालांकि इतना आता नहीं है, ये जेई में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हमें इतना याद होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर हो सर गई बॉन्ड्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्या? सर मैक्स बॉन्ड्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैसियस स्टेट में होता है, हीट में। सही है? सर मैक्स बॉन्ड्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वो अपने फिजिक्स में नहीं है। अच्छा. ठीक है, सुनिए, आगे सुनिए। कल जो मैं बात कर रहा था, देखिए एक्सरेज बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन इसमें हमें आना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज से बहुत समय पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई जाती थी दैट इज अरेंज्ड ऑन द एटॉमिक वेट। किस पे अरेंज थी? एटॉमिक वेट पर। लेकिन मॉसले एक साइंटिस्ट था, मॉसले 27 ईयर्स में वर्ल्ड वार में उसको मार दिया गया था। उसने एक अपना फॉर्मूला दिया फॉर एनी एटम। उसने फॉर्मूला दिया अंडरवुड एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज फॉर कैरेक्टरिस्टिक रेज, देखिए ना, फॉर कैरेक्टरिस्टिक रेज इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी।
Yes, sir. बात मेरी समझ में आ रही है? That is stand for, Yes, sir. that is stand, hello, that stands हाँ only for, sir. अरे सब लोग जवाब देने दिया करो सबको। हेलो Yes, sir. हेलो, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ characteristic x-rays हैं, A and B are constant, A and B are constant, and it does not, लिख देना आप आगे, and they are independent from the target material. A and B are independent from target material. Generally ये देखा उसने कि K अल्फा लाइन, ध्यान से सुनना, ये B जो है वो कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहलाता है ये? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मैं बात Yes, करूं sir. आपसे, ये न्यूक्लियस है, अब ये के लाइन है, ये के शेल है। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है भी मेरी? No, ये sir. के शेल है, इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करके निकाल लिया गया है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके ऊपर वाला एल वाले शेल का एक इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट बैलेंसी को भरेगा, यानी ट्रांजिशन होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बोर्स मॉडल को पढ़ते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। यानी आप अगर गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कूद के आया तो ओनली जेड का पॉजिटिव चार्ज वर्क करता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कूद के यहाँ आएगा तो इफेक्टिव चार्ज ऑन जेड Z-1 इंटू ई माना जाएगा। नहीं समझ में आया? Z-1 Yes, sir. इंटू ई। आ रही है मेरी बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो ये कौन सी लाइन है? के अल्फा लाइन। कौन सी लाइन है ये? K alpha. के अल्फा। समझ में आ रहा है ये? अरे आ रहा है कि नहीं? तो ये बी कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड फॉर के अल्फा लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल fills the vacancy in K shell, then the line which is obtained is called K alpha line. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है? चलो, Yes, sir. KLM, मान लो इस एल शेल में वैकेंसी हुई। किसमें वैकेंसी हुई? M shell में। मान लो जो हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसने एल शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ठीक है? या मान लीजिए इसके अंदर वैकेंसी है और एम शेल का भरे, यहां पर एम शेल का आके इसको भरे यहां पर, तो बोलिएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2। अरे एस क्या होता? 1s2 2s2 2p6, इसमें कितने होते? 8 इलेक्ट्रॉन होते। Yes, 8 sir. इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां चला गया तो हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, आ रही है कि नहीं? Yes, sir. मैं क्या कह रहा हूं, मान लीजिए अभी मैंने माना कि के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ और वो के शेल का इलेक्ट्रॉन एस एल शेल, अब वो तो नॉकआउट होकर निकल गया, अब एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन इसको फिलअप कर रहा है, तो इफेक्टिव जेड क्या होगा? Z-1। स्क्रीनिंग इफेक्ट बी इक्वल टू कितना होगा? 1। बी इक्वल टू कितना होगा? बी इक्वल टू कितना होगा? अरे इसको हम शील्ड मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर है। अब जेड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर है और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो टोटल इफेक्टिव चार्ज कितना हुआ इसके लिए? Z-1 ही तो हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और मान लीजिए कि कहीं एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होके और वो एम शेल का इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फिलअप करता है। 90 बताओ, अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट फॉर एल अल्फा लाइन? बी की वैल्यू एल अल्फा के लिए कितनी होगी? अरे आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है स्मृति? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अब चलो तुम बताओ, अभी है 90 प्रेजेंट की नहीं है?
नहीं सर। बताओ एल अल्फा लाइन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? नहीं आया समझ में क्या? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होते ना? होते कि नहीं 8 यस इलेक्ट्रॉन? सर। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 7 यानी 9 हो गए ना? अरे एक इलेक्ट्रॉन को Yes, sir. नॉकआउट करके निकाल दिया ना। लेकिन एक सर एक वो इलेक्ट्रॉन एम को से ट्रांजिशन तो हो गया ना। नहीं, वो जिस समय हो रहा है उस समय का जेड लेना पड़ता है। नहीं समझ में आया? ये उस समय जब ट्रांजिशन हो रहा है, जब ये बी जब यहां से यहां जंप कर रहा है तब का जेड इफेक्टिव है। ये नहीं क्लियर हुआ? यस सर। अभी हाँ। Yes, ये sir. वाला इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर भर देगा तो दोबारा जेड हो जाएगा, जेड। लेकिन जब ये ट्रांजिट कर रहा है तो उस समय इफेक्ट, जो हम ट्रांजिशन की एनर्जी लेते हैं उस समय इफेक्टिव जेड लेते हैं ना, तो ट्रांजिशन होते समय तो नहीं भरा ना ये। अरे यस जब सर। ट्रांजिशन चल रहा है तब तो नहीं भरा ना। तो जब ये एम शेल का इलेक्ट्रॉन कूद के ये एल शेल में आएगा तो जब वो आ रहा है तब कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? 7 है ना? अरे 7 है यस कि नहीं? सर। ये 7 है और ये 2 हैं, तो टोटल जो शील्ड हुआ, जिस जगह वो शील्ड कर रहा है, ये पूरा रीजन शील्ड हो गया। इस पूरे रीजन में जेड पॉजिटिव चार्ज है और 9 ई नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल कितना हुआ? Z-9E। Z-9, वेरी गुड। तो यहां पर एल अल्फा के लिए ये Z-9 होगा। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है कि यस नहीं है? सर। हाँ तो देखिएगा, साफ करें, यस। साफ करें। हाँ अब सुनो, अभी लिखवाऊंगा पूरा। आप जानते हो HC/λ, सर इसके अंदर HC/λ अपन वो नहीं लेंगे क्या कंसिडरेशन की डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होगी और वो? कौन सी शील्डिंग? सर जैसे अपन थर्ड से ट्रांजिशन करवा रहे हैं सेकंड में, तो थर्ड वाले उसमें तो डी ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे ना? कौन से डी ऑर्बिटल? सर डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग फिर अरे स्टार्ट हो भैया जाएगी। केमिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं करो, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ पर एक ही ऑर्बिट पे मानते हैं। समझ गया ना? अच्छा। 1s2 2s2 2p6, इतना जानता हूं मैं। समझे? यस सर। केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ मत जोड़ो। HC/λ इज इक्वल टू क्या? RH/C जेड, यहां पर जेड माइनस बी होगा इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये होता कि नहीं होता भाई? पढ़ा है ना ये? यस सर। क्यों भाई, पढ़ा है कि नहीं? बस यहां पर RSC जेड स्क्वायर, सॉरी, तो यहां पर जेड नहीं लिख करके Z-B लिखा है। अब अगर आप गौर से देखें तो C/λ को क्या न्यू लिख सकते हैं? तो न्यू इक्वल टू RC इंटू Z-B का स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है इतना? अरे भाई ठीक है यस सर। मेरी? अरे सब लोग बोलेंगे ये अभी तक नहीं आई रव्या, क्या नहीं आई ना? सर हम्म, ये जो अपन ने सेकंड केस किया था जिसमें एल पे ट्रांजिशन हो रहा था एम से, हाँ। उसमें अपना Z इफेक्टिव आया था Z-9E। तो इस वाले केस में B की वैल्यू 9 हो जाएगी। जेड इफेक्टिव तो Z-9 हो जाएगा। हाँ वो तो तो इफेक्टिव इसमें चार्ज है। B की वैल्यू। हाँ बी की वैल्यू 9 हो जाएगी। यस सर। लेकिन एक्चुअली हायर ऑर्बिट में ये लॉ भी लागू नहीं करता, लेकिन मैंने सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है जिस ऑर्बिट से कूद के आ रहा है, जिस ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट से कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड हो गए। वो इलेक्ट्रॉन जो शील्ड है अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है Ze पॉजिटिव, और उस ऑर्बिट से पहले वाले ऑर्बिट तक जितने इलेक्ट्रॉन थे उसका नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल चार्ज है उस शील्डिंग पर
Z माइनस B। बोलो हाँ कि ना। यस सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अंडर रूट चढ़ा दो। न्यू को मैं F भी लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी हो, चाहे आप ऐसे लिखो या वो लिखो। ये पूरा अंडर रूट चढ़ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। अब ये कॉर से देखो ये क्या लिखा, RC 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर का अंडर रूट इंटू Z माइनस B लिखा है बराबर अंडर रूट F। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। अरे बोलो जल्दी, श्रुति समझ में आया ये? नहीं सर। ये समझ में आया? हाँ सर। C/लैम्डा को F लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। यस H सर। से H कैंसिल हो गया, फिर मैंने दोनों तरफ अंडर रूट चढ़ा दिया, यस सर। ये तो होल स्क्वायर के बाहर आ गया, ये पूरा अंदर है अंडर रूट के। इस पूरे को कहते हैं A। अब आप गौर से देखिए, ये A है जो मॉसले ने यूज किया। R रिडबर्ग कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, N1 और N2। N1 फाइनल ऑर्बिट है और N2 जहां से ट्रांजिट होके आया। तो ये पूरा कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? मटेरियल। और दूसरी बात है, ये बी जो है, कोई सा भी मटेरियल लो, सब में जो आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है सब में सेम होगा। तो बी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मटेरियल, यानी ए एंड बी बोथ आर इंडिपेंडेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये आया? ए वाला टर्म पूरा रूट वाला टर्म था ना, पूरा रूट वाला हाँ, इंक्लूड करेगा पूरा ना? पूरा। ठीक है, ये लॉ दिया है मॉसले ने। किसने दिया है भी ये? मोजले। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ये? सर ये एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब वो ट्रांजिशन कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो शील्डिंग कैसे अप्लाई हो रही है, मतलब उस पे? अरे भैया, कोई चीज यहां से जब यहां आ रही है तो इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, वो शील्डिंग कहलाई। यानी ये इलेक्ट्रॉन को भी इसके अंदर शेल के अंदर मान लोगे ना। और बोर्स में क्या मानते हैं? बोर्स में तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज Z मानते हैं। और मान यस लीजिए सर। ये एक ऑर्बिट में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो यहां से कूद के जब यहाँ आ रहा, तो ये नेट चार्ज कितना हुआ? Z-1/2 तो हुआ कि नहीं अच्छा हुआ? सर, मतलब उस इंस्टेंट के लिए जो ट्रांजिशन वाला इलेक्ट्रॉन है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अरे वही तो आ रहा है, वही तो इफेक्ट अपने अपने ऊपर इनके कारण फोर्स को फील कर रहा है। इन दोनों के कारण उसी की तो एनर्जी है, उसकी खुद की एनर्जी खुद के कारण थोड़ी होगी, खुद का फोर्स खुद के कारण थोड़ी होगा। अच्छा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा यस बस सर। आज। अब सुनो, के अल्फा लाइन के लिए N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2 होगा क्या? के अल्फा लाइन के लिए, यस। के अल्फा लाइन का यस मतलब सर। KLMN, यानी L से कूद के K में आया। ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? अरे ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 1/4, यानी 3/4 RC, यानी 3 RC/4 अंडर रूट में। होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस समझ में सर। आया? और ये एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं कहूं व्हाट इज बी फॉर के अल्फा लाइन, के अल्फा लाइन के लिए बी कितना होगा? के अल्फा लाइन के लिए बी 1। कितना होगा? 1। बी कितना होगा? अरे बी कितना होगा के अल्फा लाइन के लिए? यस सर। 1। और समझ में आया? और के बीटा लाइन के लिए कितना होगा? के बीटा लाइन के लिए कितना होगा? के बीटा लाइन के लिए आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसका रीजन है, सुनना गौर से। के बीटा लाइन के लिए इसलिए डिफाइन नहीं कर पाया वो सिर्फ एक ही लाइन के लिए डिफाइन कर पाया, या तो एल अल्फा लें या के अल्फा लें। उसका रीजन है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये जेड है, ये के सीरीज है, ये के लाइन है, ये एल है, ये एम है।
अब आप जानते हो कि जब वो M से K में आएगा डायरेक्ट, तो यहां से जो लाइन निकलेगी K बीटा निकलेगी ना, यस सर। निकलेगी ही नहीं। Yes, sir. तो सीधी बात है, जब वो M से L में आ रहा है तो उस समय B की वैल्यू 9 है, और जिस समय वो L से K में आ रहा है तो उस समय B की वैल्यू 1 है। नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. नहीं आया समझ में क्या? हेलो, मेरी Sir, बात आ समझ गया. में आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ में क्या? श्रुति, आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई। क्योंकि अगर वो M से K में आ रहा है तो डायरेक्ट K बीटा मिलेगी ना लाइन, लेकिन जब वो M से L में आ रहा तो B 9 काम कर रहा, और L से जब K में आ रहा तो B कितना काम कर रहा? 1। तो उसने कोई भी सीरीज ऐसी नहीं बनाई जिसमें डबल ट्रांजिशन हो, सिंगल ट्रांजिशन के लिए। क्लियर है? तो यू कांट फाइंड के बीटा के लिए हम B नहीं निकाल सकते। समझ में आया? व्हाट इज इफेक्टिव? क्लियर हुआ? अरे Yes, क्लियर हुआ? sir. इसने कुछ बताया नव्या ने कि क्यों नहीं आई है? ये सब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, यही आएगा 100%। ना वो शिवानी आई आज। अच्छा, ये अंडरवुड एफ वर्सेस जेड का ग्राफ है, ठीक है? तो अंडरवुड एफ वर्सेस जेड का ग्राफ क्या होगा? आपने क्या देखा? The अंडरवुड एफ straight line. इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। यानी जिस समय फ्रीक्वेंसी 0 है उस समय ये बी पर कट करेगा, जेड बराबर बी होगा। और दूसरी बात है, इसका जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा tan थीटा, वो ए के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? tan थीटा किसके Yes, बराबर sir. होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? आवाज आ रही है मेरी? यस। इस बेसिस पे उसने देखा था कोबाल्ट है, निकेल है। सबसे पहले इसके समय में जो सर puritic ग्राफ table फोर्थ होती, क्वाड्रेंट में जा सकता है? नहीं जा सकता ना, क्योंकि एफ की नेगेटिव वैल्यू थोड़ी हो सकती है। वो तो सिर्फ डॉट डॉट करके बताया, इमेजिनेशन। नहीं क्लियर हुआ? हो गया हेलो, सर। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव थोड़ी हो सकती, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मौसले से पहले ये मानते थे कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? बताओ, कोबाल्ट का ज्यादा होता है या निकेल का? सर पहले तो उल्टा ऑर्डर मानते थे, निकल का देन कोबाल्ट, लेकिन बाद में फिर कोबाल्ट एंड देन निकल. सीधी बात है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है? Yes, हेलो, sir. तो एटॉमिक नंबर, अब क्या है इसमें, इन्होंने जो सीरीज लिखी है, निकेल पहले आया, कोबाल्ट बाद में आया। एटॉमिक नंबर किसका कम है, निकेल का या कोबाल्ट का? कोबाल्ट का. लेकिन किसका कम है? सर कोबाल्ट का. पक्का? Yes, भाई sir. पक्का, मुझे शक्ति याद वक्र नहीं है मंत्री कन्फ्यूजन. क्योंकि Yes, मुझे sir. याद नहीं Scandium, है। titanium, vanadium, manganese, मनफी, then iron, then उसके बाद कोबाल्ट, then निकल. निकेल का है 58.7 एटॉमिक वेट, Yes, और sir. कोबाल्ट का है 58.9। कोबाल्ट का ज्यादा है, तो पहले कोबाल्ट को पहले रखा जाता था और निकेल को बाद में। Yes, sir. सही है?
Yes, sir. समझ में आ रहा है? लेकिन एटॉमिक नंबर खैर उससे मतलब नहीं है हमें। तो अब एक्चुअली जो उसने पीरियोडिक टेबल बनाई वो मॉसले के लॉ पे बनी। समझ में आया? क्लियर है? अरे Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? तो ये मॉसले का लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, √f = a z - b। ठीक है? Yes, sir. देखिए सवाल खुद ही करने हैं इसमें, और ध्यान रखिएगा एक्सरे का वी कांट फाइंड द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सरे। हमें एक्सरे का इंटरफेरेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि जो स्लिट होती है यंग्स डबल स्लिट को हम यूज नहीं कर सकते। यंग्स डबल स्लिट को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो डबल स्लिट है उसमें जो स्लिट यूज होंगी इट कैन नॉट बी द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। लिख लिया? लिख लिया भाई? सर तो We फिर can't find साइंटिस्ट वगैरह ने सर तो फिर साइंटिस्ट ने मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज कैसे की? डिफ्रैक्शन अलग चीज है। डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू द क्रिस्टलिन इफेक्ट। क्रिस्टल इफेक्ट से मिलता है, और क्रिस्टल्स में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो देखा ना, जो एटम्स हैं एक्चुअली डिफ्रैक्शन के लिए साइज चाहिए स्लिट का 0.1 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग। 0.1 नैनोमीटर अगर स्लिट साइज है तो डिफ्रैक्शन होगा एक्स रेज का। और जनरली ये साइज हम फिजिकली नहीं बना सकते, लेकिन अगर सॉलिड क्रिस्टल हैं तो सॉलिड क्रिस्टल में जो गैप होता है वो इस ऑर्डर का होता है 0.1 नैनोमीटर का। ध्यान से सुनना, ये क्रिस्टल्स के प्लेन है सॉलिड के। ये मान लीजिए इनके बीच का गैप है d, और ये क्रिस्टलिन प्लेन है। अब कोई एक्सरेज गिरी और क्रिस्टलिन प्लेन के साथ थीटा बना रही, तो यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, और जो रे यहां से अंदर गई और लौट के आई, तो उन दोनों के बीच में जो पाथ का डिफरेंस आया वो 2d sin थीटा आया। अगर 2d sin थीटा, ध्यान से सुनना, अगर 2d sin थीटा और d क्या है, कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्टलिन प्लेन में गैप है 2d sin थीटा, अगर n लैम्डा के बराबर है तो हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। दे विल इंटरफेयर स्ट्रांगली। क्लियर है? और इसमें Yes, अगर sir. n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएं तो थीटा की वैल्यू आती जाएगी, और जिस पर थीटा ऐसा नहीं है, और ध्यान रखना इन थीटा को छोड़ के, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, इन थीटा को छोड़ के बाकी एक्सेस एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। समझ में आया? रिफ्लेक्शन केवल उन्हीं का होगा जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगी। और जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो टीवी स्क्रीन है या जो भी है उसके अंदर कैथोड ट्यूब लगी हुई है। कैथोड ट्यूब से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन हमारे स्क्रीन से टकराते हैं, और स्क्रीन से टकराने के बाद एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं, और हम कंटिन्यू अगर टीवी देख रहे हैं तो वो एक्सरेज कैन हार्म योर बॉडीज। तो उस स्क्रीन को इस तरह बनाया जाता है कि वो जो थीटा हो इस ऑर्डर का ना हो, जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर ली जाए एक्सरेज। क्लियर है? अच्छा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आ Yes, रहा है? sir. और इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये एक्चुअली क्या है, ये सॉलिड क्रिस्टलिन है। सर आपके आवाज कट गई। आपके यहाँ जो साल्ट आता है, हेलो। साल्ट, सिंपल साल्ट जो है उनमें जो क्रिस्टल के बीच का गैप है 0.1 नैनोमीटर का है। फिजिकली आप ऐसी स्लिट नहीं बना सकते जिसका 0.1 नैनोमीटर का हो। जनरली डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सेस अकर इन सॉलिड क्रिस्टल्स। किसमें मिलता है ये? सॉलिड क्रिस्टल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अरे आ रहा है स्मृति, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. और n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ तो उसमें थीटा स्ट्रांग होगा, और बाकी किसी वैल्यू के लिए थीटा की इसके अलावा कोई वैल्यू ली जाए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो उन सारी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर ले। समझ में आ रहा? Yes, sir. क्लियर है? और Yes, sir. इंटरफेरेंस पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वी कांट मेक अ स्लिट
हैविंग द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। ठीक है, तो इंटरफ्रेंस हमें एक्स रेज में नहीं मिलता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की है। लिखवाया था ना मैंने, अरे लिखवाया था ना। Yes, sir. अच्छा, मैंने आपको DPP 2 दी थी ना, हाँ सर. तुम लोगों ने सॉल्व की नहीं की अभी तक? Yes, sir. और तुमने की स्मृति? नहीं की अभी? कर ली सर. कितने सवाल कर लिए उसके? सर DPP 2 मतलब जो आज दिया आपने? आज नहीं दी, वो मैंने कल दोबारा ना? उसको भेजा है, मैंने दोबारा उसको भेजा था। अच्छा. मैंने आज ये डिस्कस करेंगे, पहले भेज चुका हूं मैं तो ये हाँ तो सर कर ली वो पूरी. कोर्स की, हाँ सर. पूरे कर ली, पूरी कर ली। यस सर. अब एक काम करते हैं, आज तो क्या ये लोग आए नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा सा दुमी दोनों होना आज तो। यस हेलो, सर. तो आज ये एक्सरेज भी Yes, sir. खत्म हो गई है, आज एक्सरेज भी खत्म हो गई है, एक्सरेज में कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक्सरेज की मैं शीट भेजूंगा हाँ कल। सर. एक काम करता हूँ, कल एक्सरेज की भी इजी है शीट, ज्यादा कठिन नहीं है। एक्सरेज और ये वाली जो शीट है DPP 2, कल पूरा दिन इसी पे, सॉरी कल पूरी क्लास उसी को डिस्कशन में लगा देते हैं। ठीक है, जी सर. हेलो, यस. ठीक है ना। अब क्योंकि ये शीट भी डिस्कस जरूरी है और वो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आज कि दोनों शीटें कल डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है ना। हाँ सर. अच्छा एक बात सुनो, तुम लोगों से काइनेमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर आवाज कट रही है आपकी. अरे भैया मेरी आवाज सही है, अपना नेट चेक करो यार, मैं थोड़ी आवाज को अपने काट के भेज रहा हूँ। अपना नेट चेक करो। क्यों स्मृति, आवाज मेरी कट रही है क्या? नहीं सर. बिल्कुल साफ आ रही होगी आवाज। ये 5G पे चल रहा है, 100 Mbps पे, तो आवाज तो कटने का मतलब ही नहीं है। आपके यहाँ जो रिसीविंग है वो कम है, ओके. समझ में आ रहा नहीं? तो यस इसलिए सर. आप ये नहीं कहो कि आवाज कट रही है, आवाज अपना नेट चेक करो। हाँ, तो मैंने ये बताया था आज इसको क्या प्रॉब्लम होगी स्मृति, नव्या को? सर नहीं पता. अच्छा, इसलिए मैं आज छोड़ रहा हूँ कि बहुत नुकसान हो जाएगा इन लोगों का, कि कल मुझे ये दोबारा भी समझाना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं है देखो इसके अंदर, एक्स रेज में सिर्फ मेमोरी बेस्ड है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास अगर हो तो आप कोई सा भी क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। अब 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एक्स रेज विद द प्लेन ऑफ क्रिस्टल्स। प्लेन ऑफ क्रिस्टल नॉर्मल के साथ नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ध्यान रखना आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पर कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? यस सर. यस सर. तो अगर 2D sin थीटा, अगर लैम्डा जो उसकी वेवलेंथ है अगर उसको सेटिस्फाई करता है, इंटीजर मल्टीपल होता है, तो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होगी। और अगर ये 2D sin थीटा की वैल्यू n लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, तो वो एक्स रेज स्ट्रांगली क्या होंगी? एब्जॉर्ब। क्या होंगी? Absorbed. क्या होंगी? क्या होंगी? एब्जॉर्ब। क्लियर हुआ? यस सर. हाँ, Yes sir. तो कल एक काम करता हूँ, आज एक्स रेज की और शीट भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ सिर्फ इसमें एटॉमिक फिजिक्स में एक चीज बची है, प्रेशर ड्यू टू फोटोन। समझ गया? फोटोन जो प्रेशर लगाता है, जो फोर्स लगाता है, वो क्या होते हैं? ठीक है ना, Yes sir. वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में लास्ट में तुम लोग क्या वो है क्या, पीएनपी, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर? हाँ सर. एक बार कोर्स चेक करना भाई, जेई में है, बोर्ड में है, किसमें है? बोर्ड में है क्या? सर दोनों में है. पीएन जंक्शन और वो भी है, और उसके बाद लॉजिक गेट्स भी है. वो हर साल क्वेश्चन मतलब उसका आ रहा है सर. और कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी है कॉमन एमिटर सर. एम्पलीफायर ये बाकी सब है क्या?
सर बाकी अगर बोर्ड के सिलेबस में देखा जाए तो उन्होंने ट्रांजिस्टर्स काट दिए, पूरे ट्रांजिस्टर्स और उसके आगे के, हाँ तो और तो उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम भी काट दिया। तो अभी आईआईटी के सिलेबस में मालूम नहीं है ना कुछ, सर जेई मेन के सिलेबस में तो है ये तो अभी फाइनल कैसे में मालूम, है। अभी कैसे फाइनल हो गया, अभी तो कुछ फाइनल ही नहीं हुआ। अभी सर सिलेबस आ गया क्या जेई मेंस का, जेई मेंस यस का सर सिलेबस आ गया एक्चुअली क्या? मैसेज आया था कि कोई भी कट नहीं होगा, कुछ भी कट नहीं होगा, मतलब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया था बाय एनटीए कि कब हुआ कुछ था, भी कट नहीं होगा सिलेबस। कब हुआ था, सर ऑफिशियल साइट पे लिखा है। कब कब की डेट का है ये, सर कब वो की डेट? जब 17 तारीख को जब एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आए थे ना, तब उस दिन। अभी आज आज शायद उसका अनाउंसमेंट होना है कुछ, ठीक है ना, 6 बजे, यस आज सर। 6 बजे अनाउंसमेंट होगा तो पता चलेगा कुछ। खैर चलो वो तो करा दूंगा, उसको बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा इशू नहीं है वो, है ना, यस ठीक सर। है। हाँ तो कल एक काम करते हैं, कल दोनों, आज मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शीट, सॉरी एक्सरेज की शीट भेज रहा हूँ, और उसके बाद अगली शीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होगी, ठीक है, ठीक है भाई। जी सर। वृद्धि आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। हाँ तो आज उसको और पूरा कर लो ढंग से, है ना, एक्सरेज को ढंग से पूरा कर लो, मैं एक्सरेज की शीट भेज रहा हूँ, ठीक है।